अपनी भरी जवानी के दिनों से ही मैं उसे जानता था, क्योंकि वह मेरे पापा के जूते बनाया करता था। अपने बड़े भाई के साथ ही लंदन के वेस्ट एंड की एक गली में उसकी दुकान थी, जो 2 दुकानों को मित्राकर एक कर दी गई थी। आज वह दुकान वहां नहीं है, लेकिन उस जमाने में वह वेस्ट एंड की सबसे ज्यादा फैशनेबल दुकानों में से एक थी। उस दुकान की एक खास बात यह थी कि उसमें तड़क भड़क नहीं थी। उसके साइन बोर्ड पर यह नहीं लिखा था कि इंग्लैंड के राजवंश के लिए जूते यहीं बनते हैं। उस पर सिर्फ लिखा था उसका जर्मन नाम गैसलर ब्रदर्स, और सामने खिड़कियों में शो के लिए 10-5 जोड़ी जूते रखे थे। मुझे याद है कि इन जोड़ियों को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा करता था, आखिर ये इस तरह रखी हैं, क्या बेकार है? क्योंकि वह हमेशा आर्डर पाने पर ही जूते बनाता था, न कम न ज्यादा। जितनी जोड़ियों का आर्डर मिलता था उतनी ही बनाता था, और उनमें से कोई भी बच भी सकती थी। यह कल्पना से परे की बात थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ जूता पैर में फिट न उतरे, यह असंभव था। तो फिर ये बेकार जूते अलमारी में क्यों रखे रहते थे? और यह भी नहीं हो सकता कि वे किसी दूसरे कारीगर के बनाए हुए हों, क्योंकि वह अपनी दुकान में चमड़े की एक पट्टी भी ऐसी देखना नहीं सहन कर सकता था जो उसने खुद न बनाई हो। उसके अतिरिक्त वे जूते निहायत खूबसूरत थे। एक जनाने पंप शू की जोड़ी, उफ कैसी लोच थी उसमें, और वह पेटेंट लेदर की बनी हुई जोड़ी ऐसी चमचम करती थी कि देखकर मुंह में पानी भर आता था। और भी एक जोड़ी थी लंबे ब्राउन राइडिंग बूट की, जिसकी चमक में कुछ काली सी झलक दिखाई देती थी, जिससे यह मालूम होता था कि यह जूते हालांकि नए थे, पर जैसे 100 बरस से पहने जा रहे हों ऐसे जूते वही बना सकता था, जिसके सम्मुख जैसे जूते की आत्मा ही मूर्तिमती होकर खड़ी हो जाती हो। उन जूतों का सौंदर्य और कारीगरी ऐसी संपूर्ण थी कि मानो संसार के समस्त जूतों मात्र की आदर्श कल्पना ही उनमें सजीव सी साकार हो उठी हो। इस प्रकार की भावनाएं तो सचमुच मेरे मन में बात को ही उठी थीं, लेकिन शायद 14 वर्ष की उम्र में जब पहले पहल मैं उसकी दुकान पर गया था, तभी से उसकी और उसके भाई की वह शान कुछ मेरे मन में समा गई थी, और तब से हमेशा आज तक याद रही है। क्योंकि जूते बनाना, ऐसे जूते बनाना जैसे कि वह बनाता था, जैसा तब मुझे बड़ा रहस्यमय और अद्भुत सा लगता था, वैसा ही आज भी लगता है। कुछ वर्ष बाद एक दिन की बात है, मेरा जवानी का जिस्म था और भरा हुआ पैर, जिसे दिखाते हुए मैंने उससे कुछ हिचकिचा कर कहा था, मिस्टर गैसलर, ऐसे सख्त पैर का जूता बनाना बहुत मुश्किल होगा ना? उसने उत्तर दिया, यह सख्त तो नहीं है बाबू। और यह कहने के साथ ही उसकी खिजाब से रंगी हुई दाढ़ी के लाल रंग में से एकाएक मुस्कान फूट पड़ी। उसकी दुकान में कोई ऐसे नहीं घुसता था जैसे कि मामूली तौर से और दुकानों में, कि मेहरबानी करके जल्दी दीजिए, मुझे जाना है। किंतु वह कुछ ऐसी ही भावना से, जैसे कि आदमी गिरजे में पैर रखता है, उसकी दुकान में काठ की एक ही कुर्सी पड़ी रहती थी, जिस पर ग्राहक आकर बैठ जाता था और इंतजार करता था, क्योंकि दुकान पर बैठता कोई नहीं था। किंतु शीघ्र ही खंदक सी अंधेरी और चमड़े की भीनी भीनी गंध से भरी हुई उस दुकान के ऊपर मचान से वह या उसका बड़ा भाई झांकता हुआ दिखाई पड़ जाता था। एक भराई हुई सी आवाज, लकड़ी के तंग जीने पर स्लीपरों की खर, और बस वह आपके सामने बिता कोट पहने, छूछ कमर शुकाए सा चपड़े का एप्रन बदन पर डाले हुए, जिसको बाहें ऊपर को मुट्ठी हुई है, आज मिचमिचाता हुआ मौजूद है, जैसे वह जूतों का ही कोई सपना देखकर उद्य हो, या जैसे उल्लू की तरह दिन का उजाला देखकर चौंक उठा हो और विघ्न पड़ने से झुंझला गया हो। और मैं पूछता हूं, क्या हालचाल है मिस्टर गैसलर? क्या मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना सकोगे? बिना एक शब्द बोले वह दुकान के अंदर, जहां से वह आया वहीं फिर चला जाता है, और मैं वहीं काठ की कुर्सी पर बैठा बैठा उसके व्यापार की खुशबू सूंघता रहता हूं। कुछ मिनट बाद ही वह लौट आता है अपने हाथों में, जो पतले हैं और जिनमें नीली नीली नसें उभरी हुई हैं, सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का एक टुकड़ा लिए हुए। इसी टुकड़े पर नजर गड़ाए गड़ाए वह कहता है, कितना खूबसूरत है। उत्तर में मैं कहता हूं, बेशक। वह फिर बोलता है, क्या चाहता हो तुम? मैं कहता हूं, ओह, तुम आसानी से दे सको। और वह जवाब देता है अगले पखबारे में कि तू अगर वह न होकर उसका बड़ा भाई हुआ तो कहता, हम भाई से पूछकर बटाएगा, तब मैं उठकर चल दूता हूं। अच्छा, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वह उत्तर देता है कि तू अपने हाथ में लिए चमड़े को बराबर एकटक देखता ही रहता है।
और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चल देता हूं कि वह फिर अपने स्लीपरों की खटपट खटपट करता हुआ लकड़ी के तंग जीने से चढ़कर ऊपर अपने जूतों के स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई नए फैशन का जूता हुआ जैसा कि उसने अभी तक नहीं बनाया है, तब वह जरूर कुछ तकुल्लुफ और कायदा बरतता था। मेरे पैर से जूता खुलवाकर जो उसके ही हाथ का बनाया हुआ होता वह अपने ही हाथों में ले लेता और उसे वह एक साथ ही स्नेह और समालोचना भरी बड़ी ममता की दृष्टि से निहारने लगता था, जैसे वह उसके उस सौंदर्य की कल्पना कर रहा हो जो इसे बनाते वक्त उसने इसमें भर दिया था, और साथ ही इस पर भी रोष और दुख प्रकट कर रहा हो कि इसके पहनने वाले को जूता पहनने की तमीज नहीं है और उसने उसकी कारीगरी की बिल्कुल रेड मार दी है। फिर पतले कागज के एक टुकड़े पर वह मेरा पैर रखवाता और 3 या 4 बार अपनी घिसी घिसाई पेंसिल से उसे उतारता। जब उसकी कांपती हुई उंगलियां मेरे पंजे को छूकर निकलती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी ठीक ठीक आवश्यकता के अंतर तक को टटोल लेना चाहती है। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उससे यह कहने का अवसर पाया था, जानते हो गैसलर, वह जूता जो तुमने टहलने के लिए पिछली बार बनाकर दिया था सो चटक गया। यह सुनकर वह मेरी तरफ कुछ देर तक अवाक देखता रह गया और कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो यह हो ही नहीं सकता, अपनी शिकायत वापस लो या फिर बात ठीक ठीक बतलाओ। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया था, चटकना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी चटक गया। बिना अच्छी तरह पहने तुमने उसको पानी में भिगो दिया होगा, नहीं तो यह बात तो नहीं हुई। यह सुनकर उसने अपनी पलकें नीची कर ली, जैसे वह सोच रहा हो कौन से झूठे थे वे। किंतु मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने व्यर्थ ही यह सब कहकर इस बेचारे का दिल दुखा दिया। तो उनको वापस कर दो, वह बोला। हम फिर देखेगा। जब अपने जूतों के चटक जाने से मेरा ही दिल पसीज उठा, तब मैं यह अच्छी तरह अनुमान कर सका कि मी गैसलर को, जिसने कि उसे इतने अरमानों से बनाया है, कितना दुख हुआ होगा और वह उसके विषय में जानने के लिए कितना व्यग्र होगा। कुछ झूठे, उसने कहा, पैड़ा ही खराब होते हैं। अगर तुम्हारा झूठा हमारे से ठीक नहीं हो सकेगा तो हम उसका सब दाम वापस कर देगा। एक बार की बात है कि मुझे एक नया जूता जल्दी ही चाहिए था, इसीलिए मैंने एक बड़ी दुकान में जाकर खरीद लिया। एक दिन यूं ही अनजाने में उसे पहनकर मी गैसलर की दुकान में चला गया। उसने मेरे जूतों का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन कोई चमड़ा नहीं दिखाया। उसकी आंखें मेरे फैक्ट्री के बने हुए नए जूते पर गड़ी हुई थी। आखिर उससे रहा न गया, कहने लगा, यह जूता तो हमने नहीं बनाया है। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, दुख नहीं था, घृणा नहीं था, रोष भी नहीं था। फिर भी उसमें कोई ऐसी तीव्र मूक प्रताड़ना अवश्य थी जिससे मैं सन्न हो उठा। इसके बाद उसने मेरे बाएं पैर के जूते की एक जगह, जो फैशन की खातिर कुछ खूबसूरत बनी हुई थी, अपनी उंगली से दबा दी और कहा, तुमको यहां काटता है, ये बड़ा बड़ा दुकान अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं करते, बिल्कुल भी। इसके बाद और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें वह कह गया, जैसे उसके अंदर की कोई घुटन बांध तोड़कर निकल चली हो। आज पहली बार मैंने उसके मुंह से जूतों के व्यापारी की खराब हालत और मुसीबतों के बारे में कुछ सुना था। वह बड़ा बड़ा कंपनी विज्ञापन से पैदा करता है, अपने माल का अच्छाई से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है और दिन दिन कम होता जाता है। और आज उसके सजुर्रियोंदार चेहरे पर मैंने ऐसी ऐसी भावनाएं देखी जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। विकट संघर्ष और उसकी कड़ुवाहट, जिनमें वह वर्षों से पिस पिस कर मर पिच कर काम कर रहा था। और आज ही मुझे उसकी लाल दाढ़ी में सफेद बालों के गुच्छे दिखाई पड़े, जिनमें उसकी सारी व्यथा क्रंदन कर उठी। जैसे भी हो सका मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि किन किन मजबूरियों की वजह से मैंने वे जूते खरीद लिए थे, पर उसकी मुद्रा और स्वर मेरे दिल पर अपना ऐसा असर कर गए कि थोड़ी ही देर में मैंने उसे कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे जोड़े तैयार हो गए और निमिसिस भी हार गई उनसे, घिसाई ने भी उनसे हार मान ली। उफ, पहले जूतों से भी ज्यादा वे चले और 2 बरस तक, सच ही, फिर जूते बनवाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन जब गया भी तो देखा कि उसकी 2 दुकानों में एक पर किसी दूसरे नाम का साइन बोर्ड लगा था। हाँ, वह भी जूते वाला था और राजकुटुंब के लिए जूते बनाता था। और वहां बाहर खाली खिड़की में अपनी शान की निराली जूतों की वे 3-4 जोड़ियां भी नहीं थी। दुकान अकेली रह गई थी, इसलिए और भी अंधेरी, छोटी और खाई की तरह मालूम पड़ रही थी। चमड़े की गंध भी घनीभूत हो गई थी।
पर वह काठ की कुर्सी अब भी वैसे ही पड़ी थी। मैं जाकर उस पर बैठ गया, लेकिन जितनी देर लगा नहीं करती थी, आज उतनी देर बाद ऊपर से एक शक्ल ने झांका और फिर अपने उन्हीं स्लीपरों से काठ के तंग जीने पर खटपट खटपट करता हुआ आखिर मेरे सामने वह आ ही खड़ा हुआ और जंग लगी। कमानी में से मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूं, मैंने हिचकिचाकर कहा। पर मिस्टर गैसलर, आपके जूते तो तोड़े नहीं टूटते, देखो ना इसकी अभी सूरत भी नहीं बिगड़ी है, कहकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे जूतों पर एक नजर डाली। हाँ, उसने कहा, पर लोग तो अच्छा जूता नहीं चाहते हैं। उसकी कड़ी नजर और शिकायतों से बचने के लिए मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन तुमने अपनी दुकान का यह क्या हाल कर डाला है? उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत खर्च होता था। क्यों, तुमको झूठा चाहिए? मैंने तत्काल ही 3 जोड़ी का ऑर्डर दे दिया। हालांकि मुझे जरूरत सिर्फ 2 ही जोड़ी की थी और बस जल्दी से वहां से चल दिया। लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि उसके मन में यह कैसे धारणा पैदा हो गई कि मेरे हृदय में उसके प्रति या स्वयं उसके प्रति इतनी नहीं जितनी कि उसके जूतों के आदर्श के प्रति कोई विरोध भावना है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इस प्रकार सोचना नहीं चाहता होगा, क्योंकि जब मैं कुछ दिनों पहले एक बार गया था तब मुझे याद है कि मैंने सोचा था होगा भी, पर मैं उस बेचारे को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे तो सब चलता ही है, हो सकता है कि वह उसका बड़ा भाई रहा हो, पर मैं जानता था कि उसके बड़े भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ चुप रहकर भी आंखें निकाल सकता। इसलिए यह देखकर मुझे कुछ संतोष सा हुआ था कि दुकान में उसका बड़ा भाई ही था, जो फिर एक चमड़े का टुकड़ा हाथ में हिलाता हुआ आया। कहो मिस्टर गैसलर, अच्छे तो हो? मैंने पूछा। हाँ, अच्छा तो हूं, उस एक ने उत्तर दिया, पर हमारा बड़ा भाई मर गया। और तब मैंने समझा कि अरे, यह तो वह नहीं है, किंतु अब कितना बूढ़ा और ढला हुआ लगता है यह भी। पर इससे पहले मैंने कभी उसे अपने भाई के बारे में कुछ कहते नहीं सुना था। यह सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और धक्का सा लगा। मैंने धीरे से कहा, उफ, बड़े दुख की बात है। हाँ, उसने उत्तर दिया, वह बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया झूठा बनाता था, पर मर गया। और उसने अपनी बीच खोपड़ी पर हाथ रख लिया, जहां से उसके बाल बहुत कुछ उड़ चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई के उड़ गए थे। उसके इस संकेत से मुझे ऐसा लगा जैसे वह अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बता रहा हो। वह दूसरी दुकान के खोने का सड़मा नहीं सह सका। तुमको झूठा चाहिए, कहकर हुसैन अपने हाथ वाला चमड़े का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, कितना खूबसूरत है। बिना कुछ कहे सुने मैंने कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। बहुत दिनों बाद वे बनकर आए, लेकिन मेरे इतने अच्छे जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। वे फाड़े नहीं फट सकते थे, तोड़े नहीं टूट सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं बाहर चला गया। 1 वर्ष से अधिक बाद मैं लंदन लौटकर आया और सबसे पहली दुकान जिस पर मैं गया था वह मेरे पुराने दोस्त गैसलर की ही थी। मैं एक 60 वर्ष के बूढ़े को छोड़कर गया था, किंतु लौटकर 75 वर्ष के बूढ़े को देखा, विदीर्ण, क्लांत और प्रकंपित। इस बार तो उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना। मैंने दुखित होकर कहा, मिस्टर गैसलर, ओह, तुम्हारे वे जूते तो बहुत ही बढ़िया निकले। देखो ना, मैं लगातार यही जूता बाहर सफर में पहनते रहा और अभी तो देखो ये आधे भी नहीं घिसे हैं, है ना? काफी देर तक वह मेरे जूते की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वही जूते तो थे जो रूसी चमड़े के बने हुए थे और उसकी मुद्रा स्थिर और गंभीर हो गई। उसने मेरे टखने के पास जूते पर हाथ रखकर कहा, क्या यहां पर यह फिट है? मुझे याद है कि इन्हें बनाने पर हमको बहुत मुसीबत पड़ा था। मैंने विश्वास दिलाया, नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है, तुम्हें दूसरा चाहिए, हम बहुत जल्दी बना देंगे, खाली हाथ बैठा है, कुछ काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे सब तरह के जोड़े चाहिए, हम नई तरह का जूता बना देगा। तुम्हारा पैर बड़ा है ना? कहकर उसने बड़े धीरे धीरे मेरे पैर का नाप कागज पर पेंसिल से खींचा और इस बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुंह उठाकर कहा, क्या हमने तुमको बतलाया कि हमारा भाई मर गया? उसका शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था। उसे देखकर मन को बड़ी वेदना होती थी, इसलिए मैं जल्दी से वहां से चल दिया। एक दिन शाम को जब नए जूतों की पार्सल आ गई तो मैंने रूसी चमड़े वाले जूते उतार दिए। मैंने पार्सल खोला और 4 जोड़े निकालकर एक पंक्ति में रख दिए। फिर एक एक करके मैंने उन्हें पहनना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं था कि इतने अच्छे चमड़े के इतने बढ़िया जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। एक जोड़े में मैंने उसका बिल रखा हुआ पाया। जूतों की कुल कीमत उतनी ही थी
जितनी वह मामूली तौर से हमेशा लिया करता था, परंतु उसने कुल कीमत फौरन ही मांगी थी। यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो वह तीसरे महीने से पहले कभी बिल नहीं भेजता था। मैं तत्काल नीचे उतर कर गया और एक चेक काटकर तुरंत ही अपने हाथ से ही उसे लेटर बॉक्स में डाल आया। एक सप्ताह बाद जब मैं उसकी दुकान वाली गली में होकर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मिस्टर गैसलर से कह दूं कि इस बार तुम्हारे जूते सबसे बढ़िया रहे। लेकिन जब मैं उसकी दुकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से उसके नाम का साइन बोर्ड गायब था, लेकिन खिड़की में अब भी वही जनानी जोड़ी पेटेंट लेदर के पंप शू और काले राइडिंग बूट जैसे के तैसे रखे थे। मैं एकदम चिंतित हो उठा और अंदर पहुंचा। वे दो छोटी दुकानें मिलकर फिर एक बड़ी दुकान हो गई थी। उसमें एक नवयुवक अंग्रेज मौजूद था। मिस्टर गैसलर हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सी विनय और शीलता थी। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो हुक्म हो करे। यह दुकान अब हमने पूरी ले ली है। आपने हमारा नाम पहले बराबर वाली दुकान पर देखा ही होगा। हम कुछ बहुत बड़े बड़े रईस आदमियों के लिए जूते बनाते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कहा, पर मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह, उसने जवाब दिया, वह तो मर गए, लेकिन अभी पिछले बुध को ही तो उन्होंने मेरे पास ये नए जूते बनाकर भेजे हैं। हाय, उसने कहा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बेचारे भूखों मर गए। हे भगवान, डॉक्टर कहते थे कि वे घुट घुट कर मरे। और आप देखिए, वे तब भी काम करते थे और दुकान चलाया करते थे, और काम का यह हाल था कि सारा काम अकेले ही करते थे। किसी को जूते में हाथ नहीं लगाने देते थे। एक ऑर्डर पर ही इतना वक्त लगा देते थे कि बेचारा ग्राहक ऊब जाता था। इसी तरह उनके सब ग्राहक टूट गए और फिर बैठे बैठे वह दिन रात काम करते रहते थे। मैं कह सकता हूं कि सारे लंदन शहर में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था और न कभी बना सकता है। लेकिन कंपटीशन को तो देखो कितना जबरदस्त है। पर वह अपना माल कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे। सबसे बढ़िया चमड़ा लगाते थे और सारा काम अपने ही हाथ से करते थे, और उसी का यह नतीजा है। इससे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भूखों मर, ये बात कुछ शायरी हो सकती है जैसी कि कहावत है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूं कि वह आखिर दम तक अपने जूतों से ही चिपटे रहे। मैं उन्हें दिन रात काम करते देखा करता था। मैंने उन्हें कभी वक्त से खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा। कभी एक छदाम उनके घर में नहीं रही। रात में तापने के लिए आग भी नहीं नसीब होती थी। उन्हें इतने वर्षों तक वे कैसे जिंदा रहे, मुझे तो यही ताज्जुब है। पर जनाब, वह आदमी एक ही था। उसकी सानी का जूता बनाने वाला दूसरा कारीगर लंदन में नहीं है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, वह बहुत बढ़िया जूते बनाते थे। इतना ही कहकर मैं फौरन मुड़ा और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहता था। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।